Hello student, I welcome you in the new video class 9th political science. The chapter is going on electoral politics. In the first video of electoral politics, we have studied about the democracy, why do we need elections and how the election conducted free and fair manner in our country. Now, is it good to have political competition? क्या ये सही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो, इलेक्टोरल कंपटीशन हो, जहाँ एक हो? देखिए, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर किसी चीज़ की मेरिट होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसकी डीमेरिट्स भी होती हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए आंसरेबल होती है और जनता जब चाहे सरकार बदल सकती है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस इलेक्टोरल कंपटीशन में, पॉलिटिकल कंपटीशन की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जब इलेक्शन होते हैं, तो इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी। इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं, उनमें डिसयूनिटी आ जाती है। वो लोग पार्टी बेस पे बढ़ जाते हैं। कोई कहता है मैं बीजेपी का, कोई कहता है मैं कांग्रेस का, कोई कहता है मैं समाजवादी पार्टी का, कोई कहता है मैं बीएसपी का। हाँ, तो इस तरीके से समाज बट जाता है। समाज की जो अखंडता है उसमें एक दरार आ जाती है। एवरी लोकेलिटी में लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है। यहाँ तक कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें खून खराबा, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मर्डर, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, फसाद, मुकदमे, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पहली डीमेरिट्स क्या है इलेक्टोरल कंपटीशन की? कि इट मेक द सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ये क्या करती है? लोगों के अंदर एकता को तोड़ देती है, लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट देती है। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और जो लीडर्स हैं, वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। कोई किसी को घोटालेबाज कहता है, कोई किसी का चरित्र का हनन करता है, मतलब पर्सनल एलिगेशन भी लगाते हैं। और पार्टीज और कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो पार्टीज होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोकेलिटी में आपने देखा होगा, पैसे बांटना, शराब पिलाना और किसी को डराना, धमकाना, बूथ कैप्चरिंग करना, जिस भी तरीके से वोट हासिल हो सके वो सारे जरिए अपनाते हैं। और एक और डीमेरिट है, क्योंकि डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में पावर में कौन आता है?
जिसको मेजॉरिटी हासिल हो, और मेजॉरिटी किसके बेस पे मिलती है? इलेक्शन पे जितनी सीटें जीत करके आएंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो गवर्नमेंट चलाने वाली जो पार्टी होती हैं, जो सत्ता में हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो देश हित में सही है उसको भी करने से डरते हैं, क्योंकि लगता है कि अगर लोग नाराज हो गए तो फिर हमारा जो मेजॉरिटी है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो बहुमत है वो चला जाएगा, लोग हमको वोट नहीं करेंगे। तो ये इलेक्टोरल कंपटीशन की डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट, इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हिंदी में चुनाव क्षेत्र कहते हैं। चुनाव क्षेत्र, हिंदी में चुनाव क्षेत्र कहते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको कैसे डिवाइड किया गया है? जैसे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है इंडिया में, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसके लिए 543 सीट बनाई गई है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, यानी कि 543 MP इलेक्ट होकर के जाते हैं। पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर या फिर MP जनता चुनती है, एक मेंबर चुन करके जाता है, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो एलिजिबल वोटर होते हैं वो सब वोट करते हैं केवल उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। जैसे बिजनौर लोकसभा सीट की बात करूं तो बिजनौर लोकसभा सीट में नजीबाबाद, चांदपुर, धामपुर, नूरपुर, बिजनौर लोकसभा सीट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वो है बिजनौर, चांदपुर, मीरापुर, पुरकाजी, ये सीट्स आती हैं। तो विधानसभा, तो इतने बड़े एरिया में कौन वोट करते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया के सारे लोग वोट करते हैं और एक मेंबर चुनते हैं। पूरे देश को इस तरीके से सीट्स में डिवाइड किया गया है। इसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र कहते हैं, या फिर संसदीय क्षेत्र भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री हिंदी में संसदीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बांटी गई है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र वो होता है जिसमें उस सीट पर आने वाले लोग सब लोग वोट करते हैं, जो एलिजिबल वोटर है, और एक मेंबर चुनते हैं। ऐसे जैसे 543 मैंने कहा पार्लियामेंट्री सीट है, इसी तरीके से असेंबली इलेक्शन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। असेंबली इलेक्शन जो स्टेट असेंबली होती है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें जो स्टेट गवर्नमेंट बनती है उसमें स्टेट असेंबली के लिए अलग सीट होती हैं, और वहाँ से एक मेंबर चुन करके जाता है जिसे MLA कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विधायक।
एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूपी में रहते हैं और यूपी में असेंबली की जो सीट है वो 403 हैं, यानी कि 403 एमएलए हम लोग चुनते हैं, जिनको असेंबली में चुन करके भेजते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री सीट अलग होती हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए वाली सीट अलग होती है। जैसे बिजनौर सीट, कानपुर सीट, नदियाबाद सीट, यहाँ से एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? नाउ इसमें जो नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व आरक्षित सीट हिंदी में बोलते हैं, आरक्षित सीट। देखिए जब देश आजाद हुआ तो उस समय 1947 और जब 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और 1950 में देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो देश का संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनको इस बात की चिंता थी कि क्योंकि उस टाइम हमारे समाज जातियों के आधार पर बटा हुआ था, आज भी है, लेकिन आज जातिवाद उतना नहीं है, पहले ज़्यादा था। तो जो शोषित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उनको इस बात की चिंता थी कि जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक, स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो उनको इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, दूसरे वो उतने एजुकेटेड नहीं थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को शामिल किया गया। रिजर्व माने हमारे यहाँ पर एससी शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्व की गई। ठीक है, सीट रिजर्व की गई। क्यों? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि अगर एससी कैटेगरी के लिए कोई सीट रिजर्व है तो उस पर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। जो एससी कैटेगरी में आते हैं वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। और एसटी के लिए आरक्षित है शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियों के लिए, तो उस पर एसटी कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, वही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्यों किया गया ऐसा? ताकि जो गरीब, शोषित, पिछड़े, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनकी आवाज़ भी पार्लियामेंट तक पहुंच सके, स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंच सके। क्योंकि वो लोग पहुंचेंगे तो अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को सरकार के सामने पार्लियामेंट में रख पाएंगे और उनकी जो परेशानियां हैं उनका कोई सॉल्यूशन सरकार उनके लिए काम कर पाएगी। ये सोच करके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की गई। और इंडिया में इंडिया में 84 सीट तो एससी के लिए रिजर्व है, पार्लियामेंट्री सीट की बात कर रहा हूं, और 47 सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है,
और 412 सीट्स जो हैं वो जनरल है। जनरल सीट का मतलब है कि किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल में आता हो, जनरल सीट पे कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन एससी के लिए सीट रिजर्व है तो केवल एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा, और जो एसटी के लिए रिजर्व है उस पे एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा। जैसे आपके बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की बात करूं तो यहाँ पे जो नगीना लोकसभा सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है, यानी कि इसमें केवल एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। वहाँ पे एससी ही एमपी बनेगा और किसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति चुनाव पे नहीं लड़ सकता। ये है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट होती है इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन होते हैं तो उससे एक साल पहले, कुछ महीने पहले सरकार क्या करती है, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है वैसे, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, वो क्या करते हैं, वोटर लिस्ट बनवाते हैं। वोटर लिस्ट होती है जिसमें जिस गांव में रहते हैं उसका वार्ड नंबर, जिसका वोट है, वोटर का नेम, फादर नेम, उसकी एज, ठीक है, और फोटो लगी हुई होती है, वो होती है वोटर लिस्ट। और ये वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। जिनकी एज 18 ईयर्स हो गई है उनके नए वोट बनाए जाते हैं, और जिनकी डेथ हो गई है उनके वोट लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। ये होती है वोटर लिस्ट। ठीक है। इसे वोटर लिस्ट कहते हैं, जिसमें जो वोटर है उसका वार्ड नंबर, हाउस नंबर, फादर नेम और फोटो, एज, मतलब उसकी डिटेल होती है। उसको चेक करने के बाद ही वो वोट डाल सकता है। और इंडिया में जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी रीजन में रहता है, किसी भी क्षेत्र में रहता है, ठीक है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, ठीक है, सबको वोट डालने का अधिकार है इंडिया में जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई है। कुछ कंडीशन में किसी को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, या फिर उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या फिर वो उसकी मानसिक हालत, दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन का मतलब है पंजीयन। जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको नॉमिनेशन के लिए एक डेट दी जाती है। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके यहाँ पे, रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पे नॉमिनेशन करवाना पड़ता है कैंडिडेट को, जिसमें उसको एफिडेविट लगाना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें उसको कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है।
अगर उसको वोटर परसेंटेज कम आई तो वो मनी जब्त हो जाती है, पैसा जब्त हो जाता है, कहते हैं जमानत जब्त हो गई। ठीक है, और उसमें क्या क्या फिल करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए कानून बनाए हैं जिसमें जो कैंडिडेट है उसको अपना कोई क्रिमिनल केसेस तो उसके खिलाफ नहीं चल रहे हैं कोर्ट में, उसका ब्यौरा देना होता है। ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके फैमिली मेंबर कितने हैं, कौन कौन है, और फैमिली मेंबर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी लायबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां। ठीक है, उसकी कितनी लायबिलिटी है और क्या एसेट है। ठीक है, प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, और कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी चीजें रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पे देनी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कोई क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ कोर्ट में चल तो नहीं रहा है, उसकी इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। ठीक है, उसकी चल अचल संपत्ति सारी का रिकॉर्ड देना पड़ता है। ठीक है, ये था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जो भी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो हमारे यहाँ इंडिया में MLA और MP इलेक्शन लड़ने के लिए जिसकी भी एज 25 ईयर्स है और जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, जिसका वोट बना हुआ है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पे नॉमिनेशन कराना पड़ता है अपने नाम, उसमें उसको ब्यौरा देना पड़ता है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मनी है, कोई क्रिमिनल केस तो उसके खिलाफ नहीं चल रहा कोर्ट में, उसकी इनकम कितनी है, उसकी फैमिली में कितने उसकी बेटी और बेटियां हैं, उसके बच्चों के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। ये सारा ब्यौरा नॉमिनेशन में उस कैंडिडेट को देना पड़ता है जो चुनाव लड़ता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।